अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 14 स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। कुछ दिन पहले आयसान की तबीयत कुछ संभली तो वो मुबीन बेगम को हवेली आने के लिए मना चुका था। जरगाम और अरगमान वहीं उसके साथ थे, क्योंकि जरगाम को अभी भी शक था कि वो एक्सीडेंट किसी की साजिश थी और अब वो आयस को अकेले आने जाने की इजाजत नहीं दे रहा था, जिस पर आयसान ने उसे काफी समझाने की कोशिश की, मगर जरगाम खान का कहना था कि वो अपने भाई के जान पर कोई रिस्क नहीं ले सकता। अकीदत से मिलने के बाद जरगाम आयस और मुबीन बेगम को अपने साथ ही गाँव ले आया था। वो हवेली दाल हुए तो जरगाम खान को हवेली के माहौल में अजीब सा तनाव महसूस हुआ। वो लोग लाउंज में दाखिल हुए तो मामूल से हट कर खामोशी छाई हुई थी। सभी मुलाजमा सर झुकाए खामोशी से अपने कामों में मसरूफ थी। लॉन्च में हवेली का कोई भी फर्द मौजूद नहीं था। दादी सुबह उठने के बाद या तो लॉन्च में होते या मर्दान खाने में, मगर इस वक्त वो ना यहाँ थे और ना ही मर्दान खाने में। अर्गमान ने एक नजर इर्द गिर्द डालता बैग सोफे के करीब जमीन पर रखते गिरने के अंदाज में सोफे पर लेटकर आंखें मूंद गया, जबकि मुबीन बेगम आहिस्ता से नाराजगी का इजहार करती हुई हवेली में मौजूद अपने कमरे की जानिब बढ़ी थी। तभी पलवशा के कमरे का दरवाजा खुलने पर मोबाइल पर टाइपिंग करते हुए आयस और जरगाम ने बेसाता नजर उठाकर कमरे के दरवाजे की जानिब देखा, मगर दरवाजे के सामने खड़ी इम्तिसाल खान की नम सुर आंखें देखकर दोनों को हैरत हुई। क्या हुआ है साले, रो क्यों रही हो? पलवशा तो ठीक है ना? जरगाम खान अपना मोबाइल सोफे पर फेंकता लंबे लंबे डग बढ़ता हुआ इंतसाल के रूबरू अगर खड़ा हुआ तो इंतसाल ने नम नजर से जरगाम खान को देखते नफी में सर हिलाया। लाला, पता नहीं उसे क्या हुआ है, वो बहुत अजीब बातें कर रही है। मेरे दिल को कुछ हो रहा है लाला, वो कुछ खा पी भी नहीं रही। जरगाम खान के कान से लगे एक ही सांस में रोते हुए जवाब दिया तो इंतसाल की बात सुनते ही अरकमान खान झटके से अपनी जगह से उठा, जबकि आइस सरगाम और इम्तिसाल को सर पर करता झटके से दरवाजा खोलता हुआ अंदर दाखिल हुआ। आइस का दरवाजा खुलते ही मुकद्दस बेगम और कशर बेगम के करीब बैठी पलबचा उठकर भागने के अंदाज में आयसान के जन्म आई। लाला, मुझे नहीं करनी हदायत से शादी, मुझे बचा लें। आयसान के गले लगे हिचकियों से रोते हुए टूटे फूटे लफ्जों में कहा तो आयसान ने मता जान की तरह पलबचा खान को खुद में बीच लिया। लाला की जान, तुम्हारी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होगा, तुम्हें पता है ना लाला कितनी मोहब्बत करता है तुमसे, तुम्हारे साथ कुछ गलत होने नहीं दे सकता है भला। पलबाचा की कमर से हिलाते हुए उसे पुरसुकून करने की कोशिश करते हुए कहा, जबकि अरगमान खामोश नजर से सिसकती हुई पलशवा का देख कर और दरगाह पुरसोच नजर से मुकद्दस बेगम के संजीदा चेहरे को देख रहा था। दरगाह का देखने पर मुकद्दस बेगम ने हड़बड़ाकर इर्द की नजरों को घुमाया। ऐसे क्या देख रही हो? अपनी बहन से पूछो क्या सोचे बैठी है। माँ ने तो सिर्फ दोस्ती करने से मना किया था, मगर देखो अपनी बहन को कैसे इस दुश्मनी की आग में तेल डालने का सोचे बैठी है। आप बताओ, बहन अजीज है इस दुश्मनी को खत्म करना। मुकद्दस बेगम ने हौसले से सर झटकते हुए कहा तो कमरे में दाखिल होती मुबीन बेगम भी आकर उनके करीब खड़ी होगी और सवाली नजर से जरकाम खान के खतरनाक हद तक सुर पड़ते हुए चेहरे को देखने लगे। आप औरतों को कोई और काम नहीं, बिला वजह का बलबला बचाने के। एक तो वो बच्ची पहले से रो रही है और दूसरा आप लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। माँ, आप ही कुछ ख्याल करें और लेकर जाएं ताईजान को यहाँ से। अरगमान खान ने दूर दर्द से फटते सड़क को दाएं हाथ की उंगलियों से दबाते हुए सख्त लहजे में कहा तो कशम बेगम अपने बेटे के सख्त लहजे सुर पड़ते चेहरे को देखकर हड़बड़ाकर अपनी जगह से उठे। बताओ पलवजा, क्या सोचे बैठी हो तुम? जो इस माँ जो माँ इस तरह से बातें कर रही हैं, बेफिक्र होकर बताओ, तुम्हारी मर्जी का एहतराम किया जाएगा। जो हक अल्लाह ने दिया है वो तुम्हारा लाला तुमसे कभी नहीं छीनेगा। आयशा के कान से लगी पलवाशा को बाजू से थाम कर अपने सामने कटे दो टोक लहजे में कहा तो पलवाशा खान ने शिकवा को नजरों से जरगाम खान को देखा। पलवाशा की आंखों में लिखी शिकवे की तहरीर पढ़कर जरगाम खान ने नासमझी से पलवाशा को देखा, जो अब चेहरा झुका चुकी थी। मुझे आज और अभी अरगमान से निकाह करना है, मैं उन्हें पसंद करती हूँ। पलवशा खान की बात सुनते इन तीनों पर सख्ता सा तारी हो गया था, जबकि दरवाजे से टेक लगा खड़ी इम्तिसाल ने बेयकीनी से अपने होंठों पर हाथ रखा था। वो कैसे यकीन कर लेती इस बात का। वो बेशक पलवशा से छोटी थी, मगर वो साई की तरह उसके साथ रही थी। इतना तो पलवशा खान खुद को नहीं जानती थी जितना इम्तिसाल खान उसे जानती थी। वो उसकी सगी बहन नहीं थी, मगर खून तो थी ना। इम्तिसाल खान पलवशा की रग रग और हाथ उस दरकन से वाकफ थी जो दरकते हुए अदायक शाह का नाम लेती थी। आज उस सांस के साथ अदायक शाह के नाम की माला जपती थी। वो कैसे इस बात पर यकीन कर लेती कि वो अदायक शाह से शादी नहीं करना चाहती? ये क्या बकवास है? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इतनी घटिया बात सोचने की? मैंने तुम्हें हमेशा अपनी छोटी बहन समझा, तुम्हारी नाज नहरे छोटी बहनों से बढ़कर उठाए। सरगाम और आयस लाला से ज्यादा मोहब्बत देने की कोशिश की और तुम ये बकवास करके मुझे मेरी नजरों में गिराना चाहती हो।
मेरा बस चलता तो पलवचा इस पापा तुम्हारी चमड़ी उधेड़ देता। ये घटिया बकवास करने से पहले तुम्हारी जुबान काट कर हाथ में रख देता। कमरे के सुकून में अरमान खान की चिंगारती हुई आवाज गूंजी तो जरगाम खान ने खून चलती आंखों से जख्मी शेर की तरह बिपड़े हुए अरमान खान को देखा, जिसके दोनों बाजू आयशा की गिरफ्त में थे। आयश जानता था कि वो पलवशा पर कभी भी हाथ नहीं उठाएगा, मगर वो ये भी जानता था कि वो अपनों का कभी तकलीफ न देने वाला खुद को जरूर अदियत देगा। इसलिए वो उसके बाजू थामे अपने शिकंजे में काबू किए खड़ा था, जबकि अरमान खान के दवा पर पलवशा को अपने जिस्म से जान निकलते हुए महसूस हुई। अरमान खान की खून चलती आंखों को देखकर पलवशा नामहसूस अंदाज में जरगाम खान के सीने में छुपने की कोशिश करने लगी, जिसे देखकर जरगाम खान ने अपना बाजू पलवशा के कंधे से गिर्द फैलाया। दुश्मनी बढ़ती है या खत्म होती है, मेरे लिए ये बात अहमियत नहीं रखती। मेरे लिए मेरी बहन की खुशी, इसकी मर्जी अहमियत रखती है। अगर वो अरमान से निकाह करना चाहती है तो निकाह होगा, और आज ही होगा। शाह खानदान को क्या जवाब देना है, उन्हें कैसे हैंडल करना है, वो मेरा सर दर्द है। मगर शादी तक अगर ये बात हवेली से बाहर निकली तो मैं सब हवेली वालों को हवेली समेत आग लगा दूंगा। बात समझ में आई या नहीं? सूर्य नजर आयसान और बिखरे हुए अरमान खान पर गाड़े सर लाजिम में एक एक लफ्ज छुपाकर कहा, और आखिर में बेतासर निगाहों से अपनी माँ की आंखों को चमक देते हुए जरगाम खान ने तासर से सहलाते हुए पलवशा को सोफे पर बिठाया। तैयारी करें आप, थोड़ी देर तक निकाह है। अरमान खान को बाजू से पकड़ते घसीटने के अंदाज में कमरे से बाहर ले जाते हुए कहा तो मुकद्दस बेगम ने मुस्कुराकर बुत बनी बैठी पलवशा को देखा। माँ, अब्दुल लाला हदाय को कुछ नहीं करेंगे ना? वो ठीक तो हो जाएंगे ना? अमतसाल के कमरे से जाते ही पलवशा ने रोते हुए मुकद्दस बेगम के हाथ थामते तबसार किया तो मुबीन बेगम ने नासमझी से कश्यप बेगम को देखा तो उन्होंने अपने मोबाइल की स्क्रीन उनकी जन्म की, जिस पर एक शख्स उनसे लत पर सिर पर उनके मुंह गिरा पड़ा था, जबकि आगे वाली तस्वीरों में हॉस्पिटल के रूम का मंजर था, जहाँ एक शख्स ऑक्सीजन मास्क लगाए होशो हाथ से बेगाना पड़ा था। मुबीन बेगम ने गौर से देखा तो उनकी आंखें हैरत से खुली की रह गए, क्योंकि वो कोई और नहीं हदाय शाह था। मुबीन बेगम ने बेयकीनी से कशम बेगम की तरफ देखा तो उन्होंने मुकरम मुस्कुराहट होंठों पर सजाए उन्हें खामोश रहने का इशारा किया। हाँ, कुछ नहीं होगा हदाय को। और देखा, यकीन आ गया ना माँ पर? तुम्हारे लाला ये दुश्मनी खत्म नहीं करना चाहते, इसलिए तो तुम्हारे निकाह के लिए रजामंद हो गए हैं। वो कभी भी शाह खानदान में अपनी इज्जत ना देते और सिर्फ अकीदत और हुलिया को इस हवेली में बदले के लिए लाना चाहते हैं, इसलिए तो शादी तक निकाह खुफिया रखने का बोलकर गया है तुम्हारा लाला। पलवशा के हाथ में नजरें झुकाए मायूस कुन लहजे में कहती वो पलवशा की जान लबू पर ले आई थी। वो कैसे हदायत ने उसकी बहनों पर कोई आंच आना बर्दाश्त कर सकती थी? इश्क हदायत शाह से था तो अपनी जान से बढ़कर वो हर चीज अजीज थी जो हदायत शाह की जात से जुड़ी थी। अकीदत और हदायत अकीदत और हुरिया तो हदायत शाह की बहनें थी जिनमें उसकी जान बसती थी, तो पलवशा खान क्यों ना खुद को इन पर कुर्बान करती? नहीं माँ, लाला कैसे कर सकते हैं? वो बीवी होगी उनकी। मैं लाला को अकीदत या हुरिया के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। मैं छोड़ रही हूँ ना हदायत को। रोते हुए तरफ कर नफी में साहिल लाते हुए टूटे पूरे लफ्ज में कहा तो मुकद्दस बेगम ने साथी से मुठियां बींचकर अपनी इत्तेशा पर काबू पाने की कोशिश की। एक वो थी कि बस चलता तो शाह खानदान के एक एक फर्द को अपने हाथों से जान से मार देती, और एक उनकी औलाद थी जो उनके लिए जीने मरने को तैयार थी। हदायत की जिंदगी बचानी है तो तुम्हें ये निकाह अब करना ही होगा पलवशे। फिलहाल हदायत की जिंदगी बचाने को वो करती जाओ जो तुम्हारा लाला कहता है, फिर अकीदत और हुलिया के बारे में बाद में सोच लेंगे। कश्यप बेगम ने आगे बढ़ते हुए पलवशा को बाजू से थाम कर अपने सामने करते हुए कहा तो पलवशा ने एक आधी उम्मीद के तौर पर कश्यप बेगम को देखा कि शायद वो कोई और रास्ता निकाले, कुछ और, मगर हदायत के अलावा किसी और का होने से बचा ले, फिर चाहे वो रास्ता मौत का ही क्यों ना हो। लोग कहते थे कि पठान लड़कियां खूबसूरत होती हैं, मगर पलवशा खान को देखकर लगता था कि पठानों का सारा हुस्न उसी में समा गया हो। वो इस कदर खूबसूरत थी कि उसे देखकर किसी मासूम शहजादी का ही गुमान गुजरता था। अगर वो इंसानों की दुनिया में ना होती तो जरूर किसी परिस्तान की मलका होती। कशम बेगम को पलवशा खान पर बैक पर टूटकर प्यार भी आया था और इस पर अफसोस भी हुआ। वो क्यों थी जरूरत से ज्यादा मासूम? ये दुनिया अब मासूमी के लिए रही कहाँ थी? या ये कह लेना बेहतर था कि इस दुनिया में अब मासूम रहा ही कौन था? ये कोई 19वीं सदी थोड़ी थी जिसमें लड़की को गलत सही झूठ का सच का पता ना चल सके, या वो लोगी चालों को ना समझ सके, या वो मुंह उठाकर किसी पर भी यकीन कर ले, या जो उन्हें बाहर की दुनिया के बारे में बता दिया जाता और वो सच मान लेते। ये 21वीं सदी थी। यहाँ लड़कियां कॉलेज बाद में जाती थी, शोर की दुनिया में पहले कदम रखती थी, तलाक के बाद किसी बात को यकीन नहीं मानती। जो इज्जत औरत को इस्लाम ने दी थी हर रिश्ते में, वो जो अब कही बात मर्दों के अन्ना में खोने लगती थी, उसके लिए आवाज उठाने का हौसला रखती थी। वो सिर्फ हम सफर नहीं बनती थी, अब कांधे से कांधा मिलाकर चलने का हौसला रखती थी। तो फिर वो क्यों अकीदत जैसी नहीं थी जो न डरती? वो क्यों नहीं
हुरिया जैसी थी जो बचपन की नादानी का एहसास होने के बाद, ठोकर खाने के बाद कमजोर नहीं पड़ी थी, उस शख्स के आगे नहीं झुकी थी जिसने मोहब्बत से ज्यादा इज्जत को तरजीह दी थी। वो क्यों नहीं थी इम्तिसाल जैसी जो डट कर खड़ी होने वालों में से थी, जो कांच थी, नाजुक थी, मगर जरूरत पड़ने पर चट्टान बनने का हौसला भी रखती थी। वो क्यों नहीं थी सलवा शाह जैसी जो मोहब्बत के लिए मर मिटने वालों में से थी, जो डंगे की जोर पर मोहब्बत का इतराफ करने वालों में से थी, जो रहम दिल तो थी मगर बेरहमी में वो अपनी मिसाल आप थी। तो पलवशा खान क्यों नहीं थी उन जैसी? शायद वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसे हदायत शाह ने दुआओं में मांगी थी। वो दुनिया के रंगों से अनजान थी क्योंकि हदायत शाह उसे अपनी मोहब्बत के रंगों से रोशान सा करवाना चाहता था। इस दुनिया और दुनिया वालों से अनजान थी क्योंकि हदायत शाह उसे अपनी मोहब्बत बड़ी दुनिया में कैद करके रखने वाला था, जहाँ कोई गर्ज, लालच, दुख, तकलीफ नहीं थी, जहाँ पलवशा खान के लिए मोहब्बतें और शिद्दतें ही थी, जहाँ पलवशा खान हदायत शाह का जुनून थी। हदायत शाह की तो दुनिया ही पलवशा खान थी और वो सोच रही थी कि उसे छोड़ देगी तो वो आसानी से उसे दस्तबरदार हो जाएगा। वो हदायत शाह की जान बचाना चाहती थी मगर ये नहीं जानती थी कि हदायत शाह की जान तो इसमें ही बचती थी। मैं निकाह किया, शादी को भी तैयार हूँ, मैं निकाह किया, शादी के लिए भी तैयार हूँ, बस हदायत और उसकी बहनों को कुछ मत कीजिएगा। कशम बेगम के गले लगते फुट फुट को रोते हुए कहा तो मुकद्दस बेगम ने नौसत से पलवशा खान के हिचकोले पड़ते हुए वजूद को देखा और फिर उठकर कमरे से बाहर चली गई। हदायत को पसंद करना ना करना एक अलग बात है, मगर ये बात मान ही नहीं सकता कि पलवशा अरमान के बारे में कभी ऐसा सोच सकती है। और ये अरमान किधर गया है? एक तो पहले इस लड़के को लड़ने का बहाना चाहिए होता है और दादी को क्या जवाब देंगे? वो तो पप्पू को जुबान दे चुकी हैं कि हदायत के आते ही पलवशा और उसकी शादी कर देंगे। आयसान ने मर्दान खाने में खामोशी से सर झुकावे बैठे जरगाम खान से एक साथ कई सवाल पूछे तो जरगाम ने गहरी सांस भरकर सर उठाकर आयसान को देखा। राब्ता हुआ तुम्हारा? नहीं हुआ तो मैसेज छोड़ देना था। आयसान के किसी भी सवाल का जवाब दिए बगैर सवाल किया तो आयसान ने सर असबाब में हिलाते हुए जरगाब के करीब जगह बनाई। मैसेज छोड़ दिया है, जहां तक मुझे मालूमात मिली है उसके मुताबिक वो पाकिस्तान में ही है और यहाँ आते ही उसका एक्सीडेंट हुआ है। हॉस्पिटल से वो कहाँ गया किसी को नहीं पता। जहां तक मुझे लगता है उसके पीछे बेहराम शाह होगा, वही हदायत को हॉस्पिटल से किसी बेफूस जगह पर लेकर गया होगा क्योंकि मैंने पता करवाया है कि वो काफी दिनों से शहर में है। शादी की इतनी जिम्मेदारियां होने के बावजूद भी वो हवेली नहीं आया। आयशा ने नजर मोबाइल की स्क्रीन पर जमाए पर सोच लहजे में जवाब दिया तो जरगा बहार ने हड़कोड़ा बढ़कर अपने दोनों हाथ पीछे को टकाकर सर पीछे को गिराया। नकाह हमा आने वाला है, तुम इसे हवेली में लेकर जाओ, मैं अरमान को लाता हूँ। दादी की फिक्र मत करो, साथ वाले गंगे हैं, उनके आने से पहले ये सब हो जाना चाहिए, बाद में जो होगा मैं संभाल लूंगा। जरगा खान ने उठकर अपनी उंगलियों को कांधों पर फैलाते हुए संजीदा लहजे में कहा तो आयशा ने समझने के अंदाज में सर असबाब में हिलाया। खेतों से गुजरती हुई नहर से होते हुए आगे सरसब्ज खुले मैदान की तरफ जरगाम खान आया तो नजरें जरगाम खान के घोड़े के करीब मोबाइल पर बात करते हुए अरमान खान की पूंछ से टकराई। जरगाम खान गहरी सांस भरता हुआ एक नजर इर्द गिर्द के खूबसूरत मनाजर पर दोहराता। लंबे लंबे डंग भरता हुआ अरमान खान की जानिब बढ़ा। तुम्हें कितनी बार कहा है अरमान खान, किस तरफ अकेले मत आया करो। जरगाम खान के सख्त लहजे पर अरमान ने काल बंद करके पलटकर शिकवा को नजर से जरगाम खान को देखा। ये जगह वही थी जहाँ शेर खान और बहादुर खान का कत्ल हुआ था। ये जगह लाख खूबसूरत होने के बावजूद भी शाह और खान खानदानों के लिए अजियतों का सबब थे। कुछ नहीं होता लाला, किसी में इतना दम नहीं कि वो अरमान खान पर वार कर सके, ना ही सीने पर ना ही पीठ पर। आप मेरे लिए परेशान मत हुआ करे। अरमान खान ने स्पॉट लहजे पर जरगाम ने आगे बढ़कर अब दोनों हाथ अरमान खान के कांधों पर रखे। पलवशा कभी भी ऐसा नहीं सोच सकती अरमान, ये बात तुम बहुत अच्छे से जानते हो। वो डरी हुई है और मैं ये नहीं समझ पा रहा कि वो किस चीज से डर रही है। आप कहना क्या चाहते हैं लाला? सिर्फ वो बात कहें, पलवशा ने ये सब क्यों कहा? मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। जरगाम मैं की बात काटते हुए साथ लहजे में कहा तो जरगाम खान ने पुरसोच नजर से अरमान खान के सिर पड़ते चेहरे को देखा। पलवशा से आज निकाह कर लो अरमान, अपने लाला पर यकीन रखो, कुछ गलत नहीं होने दूंगा, ना तुम्हारे साथ ना ही पलवशा के साथ। तुम बस आज निकाह कर लो और मुझे शादी तक का वक्त दो, मैं सब संभाल लूंगा क्योंकि हदायत का भी एक्सीडेंट हुआ है और आयस का भी, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये दोनों एक्सीडेंट किसी एक साजिश की है और मैं जल्दी इस शख्स तक पहुंच जाऊंगा जो सबके पीछे है। इसलिए माँ या पलवशा को किसी और बेवकूफ़ी से रोकने के लिए ये निकाह आज होना जरूरी है। आयसान निकाह हवा को लेने गया है, अपने लाला पर यकीन है तो निकाह के लिए आ जाना। जरगाम खान के सरदस्पाट लहजे पर अरमान खान ने समझने के अंदाज में सर हिलाया तो जरगाम खान के होंठों में मुस्कुराहट रेंगे। अरमान को दोनों कान से थाम अपने सीने से बीच लिया। तुम मेरे
چھوٹے بیٹے کی طرح ہو چھوٹے ہاں، تم زرگام خان کی طاقت بھی ہو اور کمزوری بھی، تم سے بڑھ کر میرے لیے کچھ نہیں ہے۔ ایک باپ ہی شاید اتنا اپنے بیٹے کو نہیں سمجھتا ہوگا جتنا میں تمہیں جانتا ہوں۔ تمہارے دل و دماغ میں کیا چل رہا ہے بہت اچھے سے واقف ہوں میں۔ نہ تمہارے جسم میں کوئی آنچ آنے دوں گا اور نہ ہی تمہارے دل کو کسی کی تکلیف پہنچانے دوں گا۔ بس اس فیصلے کے لیے اپنے لالا کو معاف کر دینا، میں بہت جلد سب ٹھیک کر دوں گا۔ ارغمان خان کی پیٹھ تھپواتے ہوئے نرم و پر یقین لہجے میں کہا تو ارغمان خان نے نفی میں سائی لاتے ہوئے زرگام خان کو اپنے سامنے کرتے ہوئے کہا، نہ لالا، یہ بات دوبارہ مت کیجیے گا۔ آپ پر تو ارغمان خان خود کو وار دے، یہ تو ایک فیصلہ ہی کیا ہے آپ نے۔ معافی مانگ کر مجھے میری نظروں میں مت گرائیں، آپ چلیں، میں بس آ رہا ہوں۔ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ ارغمان خان کا خود سے زیادہ اپنے بڑے بھائیوں پر یقین ہے اور یہ یقین دنیا کی کوئی طاقت نہیں توڑ سکتی۔ ارغمان خان کے مضبوط لہجے میں دیے گئے مان پر زرگام خان کو اپنا سیرو خون بڑھتا ہوا محسوس ہوا۔ اگر زرگام خان نے ارغمان خان کو بیٹوں کی طرح پالا اور اسے اولاد کی طرح چاہا تھا تو ارغمان خان نے بھی زرگام خان کو باپ کی طرح عزت و مان دیا تھا۔ ایک جان مانتا تھا تو دوسرا اس پر جان وارنے کو بھی ہر پل تیار رہتا تھا۔ اور پھر شام میں آئس نکاح خان کو حویلی لایا تو زرگام اور آئس کی موجودگی میں ارغمان اور پلوشہ کا نکاح